Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है वो पढ़ा जाएगा। इसमें आपको पढ़ना है कार्बोधायनों का स्थायित्व पढ़ना है और हैलो एल्केन के निर्माण की विधि बताई जाएगी। तो कार्बोधायनों का जो स्थायित्व है इसको हम देखेंगे, इनकी परिभाषा को हम देखेंगे। तो इसमें है कि वे धनायन जिनमें धनावेश केवल कार्बन परमाणु पर ही उपस्थित होते हैं उसे हम कार्बोधायन कहते हैं। एक बार हम फिर से देख लेंगे कि वे धनायन, आपको नोट भी करना है तो हम आराम से बोलेंगे ताकि आप इसको नोट कर सकें। तो वे धनायन जिनमें धनावेश केवल कार्बन परमाणु पर ही उपस्थित होते हैं उसे हम कार्बोधायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो हम इनके स्थायित्व को देखेंगे, क्योंकि हम स्थायित्व पढ़ रहे हैं। तो यहां देखेंगे ये है T ग्रेटर देन S ग्रेटर देन P और ग्रेटर देन आपका CH3 प्लस हो जाएगा। तो ये टर्शियरी है, सेकेंडरी है और ये आपका प्राइमरी है, फिर ये आपका CH3 प्लस है। तो इसमें आप देखेंगे जो धनावेश होता है वह केवल कार्बन परमाणु पे होता है। आपको दिखा रहे हैं, ये है कार्बन प्लस बॉन्ड है यहाँ पे CH3, फिर बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3। तो ये होगा यहाँ 1+, ये कार्बन परमाणु पे है। ये फिर ग्रेटर देन है आपके सेकेंडरी के, तो यहाँ करेंगे हम CH3 और फिर C, फिर यहाँ करेंगे CH3, यहाँ कर लेंगे H और आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम प्राइमरी देखेंगे, CH हो जाएगा बॉन्ड C, फिर हम यहाँ कर लेंगे H, यहाँ कर लेंगे H, यहाँ हो जाएगा प्लस। और आपका वो है इसमें देखेंगे, ये है ग्रेटर देन में आपका यहाँ आएगा C बॉन्ड H, C बॉन्ड फिर बॉन्ड और ये रहा। तो अब देखिए जो धनावेश है वह केवल कार्बन परमाणु पे है। अब देख रहे हैं धनावेश जो है वो कार्बन परमाणु पे है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल है, जो स्थायित्व है वो टर्शियरी है, और उसके बाद जो स्टेबल है वो आपका सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर आपका ये। तो इसमें हम देखेंगे कि स्थायित्व, कार्बोधायनों का जो स्थायित्व है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3 पे प्लस है। तो इनकी स्थायित्व ये ज्यादा स्टेबल है इनकी अपेक्षा, और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इनकी अपेक्षा, और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इनकी अपेक्षा। मतलब सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो इसकी होती है और कम जो होती है इसकी होती है। तो आप इसकी परिभाषा आपको बता दी गई है, ये इसका एग्जाम्पल है, आप इसको नोट भी कर लेंगे। तो इनके स्थायित्व की व्याख्या यहाँ बताई गई है। तो इनके स्थायित्व के बढ़ने का जो क्रम है उस प्रकार है, ये मतलब कि ऐसे करेंगे हम यहाँ पे। तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हम परिभाषा आपको इसकी फिर से एक बार बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा कि वे धनायन, देखिए वे धनायन जिनमें धनावेश केवल कार्बन परमाणु पर ही होते हैं। वे धनायन जिनमें धनावेश केवल कार्बन परमाणु पर ही उपस्थित होते हैं उन्हें हम कार्बोधायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। ये आपका इस प्रकार है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है हैलो एल्केन के निर्माण की विधि। हैलो एल्केन के निर्माण की विधि पढ़नी है। उसमें आपका नंबर 1 है पढ़ने के लिए एल्केनो से, मतलब कि हम एल्केन से हैलो एल्केन बनाएंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है, एल्केन से हम प्राप्त करेंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये है आपका मीथेन है, CH4 है, और यहाँ पे हम इसको Cl2 ले रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ से लेंगे क्योंकि बड़ा है ये, तो CH4 यहाँ करेंगे और Cl2 यहाँ कर लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ हम लिखते हैं HNu, जो प्रकाश का प्रतीक होता है दिखाते हैं। तो
प्रकाश की उपस्थिति में जब हम एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया अर्थात मेथेन की अभिक्रिया जब हम Cl2 या फिर Br2 से करवाते हैं, तब हमें यहाँ क्रम से एल्किल हैलाइड प्राप्त होते रहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आपका बनेगा CH3 और CH3Cl बना, उसके बाद आपके यहाँ बच जाएगा -HCl बच जाएगा। फिर हम दोबारा इसमें प्रकाश से अभिक्रिया करवाएंगे इसकी हम, तो यहाँ आपका बन जाएगा, और यहाँ आयन में Cl2 से करवाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, या तो इसे हम ऐसे करें या तो इसको हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एक ऐसा जाएगा, इसको हम अलग करके लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये CH3 है, फिर Cl है, इसकी अभिक्रिया हम Cl2 से करवा रहे हैं फिर से पुनः, और यहाँ आपका ये H न्यू जो प्रकाश है वो रहेगा, फिर ये इनसे अभिक्रिया करके CH2 और Cl2 बनाएंगे, और यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा। फिर हम क्या लेंगे, Cl2 से करवा रहे हैं, और यहाँ पर Cl2, फिर यहाँ पर बच जाएगा CHCl3 और फिर प्लस HCl निकल जाएंगे। फिर लास्ट है हमारे पास CHCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू बन जा रहा है आपका CCl4 प्लस HCl। अब देखिए हमें एल्केन से आपको ये प्राप्त करना है, एल्किल हाइलाइड प्राप्त करना है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेथेन है, मेथेन की अभिक्रिया मैंने Cl2 से करवा दिया, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की अभिक्रिया Cl2 से करवाने पर हमको क्या मिल रहा है, मेथिल क्लोराइड मिल रहा है। फिर पुनः हम इनकी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति करवाते हैं उन्हीं से, तो हमको मिलता है यहाँ पे CH3 CH2 और Cl2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका मेथिल क्लोराइड है और यहाँ मेथिल डाई क्लोराइड हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे ट्राई हो जाएंगे, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये जो फार्मूला है वो क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, ये CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का है, और ये आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो लास्ट में आपको यहाँ मिल रहा है ये। तो हमें एल्केन से हमें क्या मिला, हमें एल्केनों से प्राप्त करना था ये, तो हमने एल्केन से एल्किल हाइलाइड को प्राप्त कर लिया है। तो आप इसको नोट रिएक्शन को आप नोट करिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बनाने की विधि में अभी हम एल्केन से पढ़े थे, अब हम एल्कीन से पढ़ेंगे। तो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको एल्कीन से पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे पहले खैरिश प्रभाव क्या होता है। तो खैरिश प्रभाव आपको बताया जाएगा, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि हम एल्कीन से हमने ये प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, पहले इसका उदाहरण लिखेंगे तो आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ पे आपका HBr यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका फिर है यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2 CH2 फिर यहाँ पे Br, तो यहाँ है H2O2, ठीक है। अब देखिए इसकी आपको इसका परिभाषा बताया जाएगा कि एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणु, एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जिस कार्बन परमाणु पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। फिर देखेंगे कि एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणु में जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, हाइड्रोजन हैलाइड के जो हैलाइड होते हैं उसी कार्बन पर जाकर जुड़ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम खैरिश प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ है, हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे कि ये एल्कीन है, इसका नाम है 1
प्रोपीन, इसका नाम हुआ प्रोपीन। तो आपका ये एल्कीन है, तो एल्कीन में जिस कार्बन परमाणु पर, सॉरी, एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणु, आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, तो एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणु में जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, हाइड्रोजन के हैलाइड में जो होते हैं हैलाइड, उसी कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं, उसी कार्बन पे आके यहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। यह है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। ध्यान दीजिए कि हम इसको फिर से परिभाषित कर रहे हैं ताकि आप समझ जाइए। तो एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणु में जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, हाइड्रोजन के हैलाइड में जो होते हैं हैलाइड, वो उसी कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं और हमें यहाँ पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम खैरिस प्रभाव कहते हैं। आप इसको एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, और जो हमने परिभाषा को बताई है उसे भी आप रोक के वीडियो रोक के इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसमें एक और होता है मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम होता है जो इसके विपरीत, जस्ट इसके उल्टा होता है, उसको हम दिखाते हैं। ये है नंबर 2, मार्कोनी-काफ। तो इसका एग्जाम्पल वही रहेगा, हम नोट करते हैं फिर से यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H Br is equal to CH3 CHBr और CH3 S2O2। देखिए अब इसमें क्या होगा, मार्कोनी-काफ के नियम में उसके खैरिस प्रभाव को उल्टा होता है इसका। तो इसमें हम कैसे इसको करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणु में, ध्यान सुनिएगा, दोनों परिभाषा सेम सेम, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणु में जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन के हैलाइड के जो हैलाइड होते हैं उसी कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं। आपको परिभाषा बता दी गई है, आप परिभाषाओं को जो है अच्छे से वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और ये जो एग्जाम्पल है उसको लिख लीजिएगा। फिर से देखेंगे हम। तो एल्कीन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की उपस्थिति यहाँ रहेगी। तो एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जिस कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन के हैलाइड जो होते हैं उसी कार्बन पे आके, हाइड्रोजन के जो होंगे हैलाइड उसी कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो जो ये नियम होता है वो मार्कोनी-काफ नियम के नियम होते हैं। बनाने की विधि में तीसरा हेडिंग है एल्कोहल से। हमने एल्केन से बनाया, एल्कीन से बनाया, अब हम एल्कोहल से बनाएंगे, ठीक है। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की निम्न विधियां होती हैं। उसमें एक विधि आपका है ये हैलोजन अम्लों की क्रिया से। तो हम हैलोजन अम्लों की क्रिया से हम क्या प्राप्त करेंगे,
हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे। तो एल्कोहल की अभिक्रिया जो होगी हम अम्ल से करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है ROH एल्किल हैलाइड है ये। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम हैलोजन अम्लों से करवाते हैं Zn की उपस्थिति में। हम लिखेंगे, इसको लिखना कैसे होगा, तो आप इसको लिखेंगे कि ZnCl2 की उपस्थिति में, मतलब कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्लों से करवाने पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो फिर देख लेंगे कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्लों से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया आप नोट कर लीजिएगा। इसको हम अभिक्रिया को और दिखाते हैं। इनकी जगह R की जगह हम क्या ले लेंगे, CH3CH2 को ले रहे हैं और यहाँ पर लिखते हैं OH। ये है आपका एथिल एल्कोहल है। तो इसकी अभिक्रिया हम HCl से करवा रहे हैं, और भी किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो यहाँ आपका बन जाएगा ये आपका CH3CH2 और Cl, और उसके बाद फिर यहाँ पे जल आपका बाहर निकल जाएगा प्लस H2O। आप देखिए ये चीजें बाहर निकल जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एथिल अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये क्या है, ये आपका क्लोरोएथेन है, ये क्लोरोएथेन है ये, और आपका जल बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें हम पहली एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की पहली विधि थी हाइड्रोजन अम्लों के द्वारा, ठीक है। अब हम इसमें दूसरी विधि देखेंगे, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इसमें एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने में ये दूसरा हेडिंग है, फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से, ठीक है। तो हम एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड से करवाते हैं। तो जो फास्फोरस हैलाइड होते हैं वो एल्कोहल को हैलो एल्केन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे। आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, ये ROH, ये एल्किल, ये आपका एल्कोहल है। तो एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड मिलते हैं, और यहाँ पे फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये आपका है एल्कोहल है। एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं, तो हमें यहाँ एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, और यहाँ पे ये आपका होता है फास्फोरिल क्लोराइड होते हैं, और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप इनको लिखेंगे कैसे ना, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, इस प्रकार कि फास्फोरस हैलाइड एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में परिवर्तित कर देता है। इनके जगह हम PBr3, PBr5 या PBrI3 या फिर PBr3 या फिर PBr5 या तो फिर PI3 या PI5 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों अस्थायी होते हैं, इसलिए हम केवल इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इनका हम आपको एग्जांपल और बताते हैं। इसी को हम यहाँ R की जगह कुछ ले लेंगे हम, तो R की जगह लेते हैं CH3 और OH, मेथिल एल्कोहल है ये, और प्लस PCl3 है ये। तो और यहाँ आपको बनाएंगे CH3Cl मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, और यहाँ आपको हो जाएगा H3PO3, यहाँ कर लेंगे 3, यहाँ कर लेंगे 3। ध्यान दीजिएगा ये आर्थोफास्फोरस अम्ल है, इसको ले लेंगे। यहाँ पे आपको हो जाएगा CH3 और ठीक है, ले रहे हैं CH3 और OH मेथिल एल्कोहल यहाँ ले रहे हैं, और प्लस PCl5 इज इक्वल टू यहाँ CH3
Cl और प्लस यहाँ का बनेगा यह है तो POCl3 प्लस HCl। तो देखेंगे ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये फास्फोरस अम्ल से हम एल्कोहल की अभिक्रिया करवाए हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये तीसरा है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि थायोनील क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं। थायोनील क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाते हैं पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, पिरीमिडीन की सूक्ष्म मात्रा में एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील से करवाते हैं तो इनका आश्वन होता है। आश्वन होने के बाद हमें RCl मतलब एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और SO2 गैस बाहर निकलती है, फिर हमें HCl प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से कि ये है डार्जेन अभिकर्मक है और डार्जेन अभिकर्मक में आपको इसमें लिया गया है थायोनील क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम पहले कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि पिरीमिडीन की सूक्ष्म मात्रा में एल्कोहल और थायोनील क्लोराइड और एल्कोहल की अभिक्रिया के बाद हमें क्या मिलता है, RCl मतलब एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो डार्जेन अभिक्रिया करके पूछ सकता है, तो आप ध्यान देंगे थायोनील, तो आप इसमें बताएंगे या फिर लिखेंगे, इसको आप लोग ध्यान से लिखेगा कि जब इसमें पिरीमिडीन की सूक्ष्म मात्रा में पिरीमिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील से करवाते हैं तो हमें RCl एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे SOCl2 थायोनील क्लोराइड है, इसका आश्वन होता है और आश्वन के बाद हमें ये प्राप्त होता है। आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा और वीडियो को रुक के परिभाषा जो बताई जा रही है इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया। हम इसमें देखेंगे अब ये जो R है, R की जगह हम रखेंगे CH3CH2 और OH, ये कर लेंगे और प्लस SOCl2 कर लेंगे ना, SOCl2 कर लेंगे। बाकी इनकी जो उपस्थिति होती है हम उपस्थिति को वही ले रहेंगे। तो यहाँ हम इसको गर्म करेंगे, इनका आश्वन होता है इनका, तो यहाँ बनेगा CH3CH2Cl प्लस SO2 और प्लस HCl। चीजें वही है, बस R की जगह और कुछ यहाँ पे CH3 और CH2 रखा गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा है D नंबर है और लास्ट है बोरोडीन हंस-डिकार अभिक्रिया। बोरोडीन हंस-डिकार अभिक्रिया, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, IMP आते एग्जाम में ये। तो बोरोडीन हंस-डिकार अभिक्रिया जो होती है तो इसमें आपको बता जाए कि R है, COOAg है। तो जो ये होते हैं ये वसा अम्ल है, ये वसा अम्ल सिल्वर है, कह रहा है इसमें कि वसा अम्लों के सिल्वर, तो ये वसा अम्लों के सिल्वर लवण होते हैं। ठीक है, वसा अम्लों के सिल्वर लवण होते हैं। तो कह रहा है कि CCl कार्बन टेट्रा क्लोरो, यहाँ पे है, तो कार्बन टेट्रा क्लोरो की उपस्थिति में वसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम Br2 से या फिर ब्रोमीन से करवाते हैं तो उनके आश्वन के बाद हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एक बार हम फिर से देख लेंगे कि वसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, वसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया या इनका आश्वन, ठीक है, तो वसा अम्लों के सिल्वर लवण का आश्वन Br2 के द्वारा CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन से ही आप इसका वो परिभाषा बना लेंगे और इसको वहां पर
लिख लेंगे, हम फिर से लिख लेंगे इसमें कि वसा अम्लों के सिल्वर लवण, ध्यान दीजिए, वसा अम्लों के सिल्वर लवण का आशवन Br2 ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर हमें एल्किल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और HBr प्राप्त होता है। तो आप इसको धीमे धीमे रोक रोक कर लिख लेंगे और उसके बाद लिखने के बाद आप एग्जाम्पल को लिखते जाएंगे। ये है बोरोलीन हंस विकार अभिक्रिया जो इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इस प्रकार यहाँ पर हैलो एल्केन की निर्माण की विधि समाप्त हो गई है, आप इसको नोट कर लीजिए। एल्किल हैलाइडो के जो गुणधर्म होते हैं उसमें आपको भौतिक गुण पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइडो के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि भौतिक गुण किसके हैं, हैलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड के। इसमें हम नंबर 1 देखेंगे, इसका क्या होगा, भौतिक अवस्था। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे जो आपका ये है CH3Cl CH3Br C2H5Cl। तो इन तीनों को बोला है मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और यहाँ का एथिल क्लोराइड है। तो ये तीनों जो होते हैं कमरे के ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो आपका ये है क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और क्लोरोएथेन, ये तीनों कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाई जाती है। कमरे का जो तापमान होता है वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जो मानक होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो उस ताप पर ये तीनों होते हैं, ये क्या होते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और शेष सभी इनके अलावा जो मिलेंगे कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 2 तक के जो एलिमेंट्स होंगे, ये वाले जो यौगिक होंगे वो सब कमरे के ताप पर गैस होंगे। फिर उसके बाद कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन नंबर 18 तक के यौगिक जो होंगे वो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। मतलब कि जो आप हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हैलो एल्केन में कार्बन नंबर 3 से लेकर के कार्बन नंबर 18 तक के हैलो एल्केन के जो यौगिक होंगे वो सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद इनसे ऊपर के जो सदस्य होते हैं वह रंगहीन ठोस होते हैं। तो इसमें आपको 3 चीजें देखनी है। पहला क्या है कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 2 तक के जो यौगिक होंगे हैलो एल्केन के वो सब कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाए जाएंगे। फिर कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन नंबर 18 तक के हैलो एल्केन के जो यौगिक होते हैं वो सब द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। और इनसे जो ऊंचे होते हैं 18 के बाद 19-20 इनके अलावा जो भी आगे आएंगे वो सब जो इनके जो हैलो एल्केन के जो यौगिक होंगे वो सब रंगहीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये इनका फर्स्ट नंबर हो गया, भौतिक अवस्था हो गई। सेकेंड नंबर इसमें आइए क्वथनांक है। तो सेकेंड नंबर कह रहा है क्वथनांक। तो क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। तो यहाँ देखेंगे इसमें नंबर 1 है समान एल्किल समूह के लिए। समान एल्किल समूह के लिए मतलब कि एल्किल समूह समान है लेकिन जो उसमें हैलाइड है वो अलग अलग है, ये कह रहा है। तो समान एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन का जो अणुभार कह रहा है कि समान एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ने से, हाइड्रोजन के अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। फिर से देखिएगा कि समान एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ने के साथ मतलब कि एल्किल समूह समान है लेकिन हाइड्रोजन के अणुभार बढ़ते हैं। मतलब अगर वहां पे Cl है, Br है, I है तो Cl का जो अणुभार होगा वो कम होगा Br से, फिर Br का कम होगा I से। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ने से, जब हाइड्रोजन के अणुभार बढ़ते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे नोट करेंगे ये है एल्किल आयोडाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है और एल्किल क्लोराइड है। तो एल्किल आयोडाइड ग्रेटर देन एल्किल ब्रोमाइड ग्रेटर देन एल्किल क्लोराइड। तो इनका क्वथनांक ज्यादा होता है
इनसे और इनका क्वथनांक ज्यादा होता है इनसे। आप देखेंगे ये इनके अनुभार ज्यादा होते हैं इनसे, फिर इनसे ज्यादा होते हैं, मतलब इनका ज्यादा होता है इनसे। तो हम R के जगह पर यहाँ पे लिए हैं ये CH3 हम उनके जगह C2H5 C2H5 को भी ले सकते हैं। तो यहाँ CH3 है, इनका अनुभार निकालेंगे तो इनसे अधिक आएगा और इनका अनुभार निकालेंगे तो इनसे अधिक आएगा। तो जिनका अनुभार ज्यादा होता है उनका क्वथनांक ज्यादा होता है इनके अनुसार। तो इसमें जो सेकेंड नंबर है वो हम देखेंगे। दूसरा नंबर समान हाइड्रोजन के लिए एल्किल समूह का अनुभार बढ़ने के साथ एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता है। अभी आप जो ऊपर में पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं कि समान एल्किल समूह के लिए, वहां एल्किल समूह समान है और हाइड्रोजन भिन्न भिन्न है, और यहाँ पे क्या है कि समान हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है परमाणु वो समान है लेकिन जो एल्किल समूह है वो अलग अलग है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं और एल्किल समूह जब आपके भिन्न भिन्न होते हैं तो उनके जो अणुभार, उन यौगिकों के जो अणुभार होते हैं वो क्या होते हैं, अणुभार के बढ़ने के साथ तो एल्किल हैलाइड का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। देख लीजिएगा कि समान हाइड्रोजन के लिए एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता है। तो एग्जांपल देखेंगे CH3CH2I ग्रेटर देन CH3I। आप देखेंगे जो हैलाइड है, जो हाइड्रोजन है वो परमाणु सेम I और I तो आयोडीन है, और यहाँ पे देखेंगे ये आप क्या, ये एथिल और ये मेथिल है। तो ये एथिल और ये मेथिल में हो जाएंगे। तो इनका जो अणुभार, इनके अणुभार के बढ़ने के साथ साथ, मतलब कि एल्किल समूह के अणुभार के बढ़ने के साथ साथ एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। और हम इसमें तीसरा देखेंगे तो कह रहा है कि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के घनत्व जल से अधिक होते हैं। तो एल्किल ब्रोमाइड, यहाँ हम R के जगह CH3 C2H5 को रख सकते हैं। तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का जो घनत्व होता है वह जल से अधिक होता है, जबकि एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड का जो क्वथनांक होता है वह जल से कम होता है। तो CH2I2 उच्चतम घनत्व का कार्बनिक द्रव है। तो इसमें आप देखिए आपको कहा गया कि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का जो घनत्व होता है वह जल से अधिक होता है, जबकि एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड का जो घनत्व होता है वह जल से कम होता है। CH2I2 मतलब डाईआइडो जो मेथेन होता है, यहाँ पे है डाईआइडो मेथेन उच्चतम घनत्व का द्रव होता है, उच्चतम घनत्व का कार्बनिक द्रव है, मतलब ये इनका घनत्व ज्यादा होता है और ये कार्बनिक द्रव होते हैं। इसमें जो लास्ट है चौथा नंबर देखेंगे, सभी एल्किल हैलाइड। तो एल्किल को R से और हैलाइड को H से दर्शाया जाता है। तो सभी एल्किल हैलाइड जल में अविलेय हैं, सभी एल्किल हैलाइड जल में अविलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं। कह रहा है कि जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं, जितने भी एल्किल हैलाइड होंगे सब क्या होंगे, जल में अविलेय, कोई जल में मिलेगा नहीं, लेकिन सब कहाँ मिलेंगे, कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। तो ये उनका भौतिक गुण है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें हम नोट देख लेंगे। तो नोट में क्या है कि एल्किल आयोडाइडों को प्रकाश में रखने पर, जब हम एल्किल आयोडाइडों को प्रकाश में रखते हैं तो प्रकाश में रखने पर आयोडीन जो होता है वो मुक्त हो जाता है, आयोडीन मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के कारण इनका जो रंग होता है वह गहरा बैगनी या भूरा हो जाता है। ये आप नोट में नोट कर लीजिएगा। क्या है कि एल्किल आयोडाइडों को जब भी हम प्रकाश में रखते हैं, एल्किल आयोडाइडों को जब भी हम प्रकाश में रखते हैं तो एल्किल आयोडाइडों में से आयोडीन जो होती है मुक्त हो जाती है
और आयोडीन के मुक्त होने के कारण उसका जो रंग होता है वह गहरा भूरा या बैंगनी हो जाता है। आप इसे नोट